हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सेट करेंगे 30 क्वेश्चंस का, जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड रसायन का जनक माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है वी डोकुचेव, सेकंड ऑप्शन है जेनी, थर्ड ऑप्शन है थॉमस ग्राहम और फोर्थ ऑप्शन है जोफे। तो जो कोलाइड रसायन होता है, कोलाइड केमिस्ट्री है, उसका जो जनक है, फादर है, वो हम थॉमस ग्राहम को मानते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। कोलाइड कणों का आकार जितना कम होगा, उनकी ब्राउनियन गति उतनी ही डैश होगी। तो जो कोलाइड कण होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ब्राउनी गति क्या होती है। जो कोलाइडल कण होते हैं, उनके जिगजैग में जो मूवमेंट होती है, उसे हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। तो हमें बताना है कि कोलाइड कणों का अगर आकार कम होगा तो ब्राउनियन गति है जो, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कम होगी, सेकंड ऑप्शन है अधिक, थर्ड ऑप्शन है समान रहेगी और फोर्थ ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोलाइड जो कण होते हैं, उनका आकार जितना कम होगा, जो ब्राउनियन गति है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ह्यूमस का औसत CEC मान कितना होता है। तो ह्यूमस की हमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बतानी है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकंड ऑप्शन है 200, 200, थर्ड ऑप्शन है 50 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो ह्यूमस की जो CEC होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वो 200 होती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। पौधे फास्फोरस को मृदा में किन आयनों के रूप में लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है PO4-3, सेकंड ऑप्शन है PH3, थर्ड ऑप्शन है H3PO4- और HPO4-2 और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो पौधे होते हैं वो फास्फोरस को H3PO4- व HPO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम से, सेकंड ऑप्शन है फास्फो जिप्सम से, थर्ड ऑप्शन है पाइराइट से और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो ये जितने भी जो केमिकल्स दिए हुए हैं, इन सभी से हम जो एसिडिक सोइल है उनका जो उपचार है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। लवणीय मृदा की विद्युत चालकता होती है डेसीसाइमन पर मीटर के हिसाब से हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है 4 से अधिक, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 से कम, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो जो लवणीय मृदा होती है, उसकी जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है कैन, जिसे हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक उर्वरक है वो यूरिया है, और यूरिया एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एमीन, सेकंड ऑप्शन है एमाइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो यूरिया होती है, उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म के अंदर होती है। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा सोर्स है जो मृदा प्रदूषण नहीं करता। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू अपशिष्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्षा, थर्ड ऑप्शन है कृषि अपशिष्ट और फोर्थ ऑप्शन है नगर पालिका अपशिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्षा। जो वर्षा है उसके द्वारा जो मृदा का प्रदूषण नहीं होता है, जबकि जो अन्य है उन सभी से जो मृदा है उसका प्रदूषण होता है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। फास्फेट विलेय बैक्टीरिया है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, हमें बताना है कि जो फॉस्फेट के अंदर विलेय होता है, सॉल्यूबल होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम, सेकंड ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन है स्यूडोमोनास और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 63 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 65 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 63 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड।
तो जो कम ताप अधिक समय विधि होती है उसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं 30 सेकंड तक। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। दुग्धशाला के बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडे का घोल का प्रतिशत होता है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.40 से 0.85%, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 से 1.8%, थर्ड ऑप्शन है 2.05 से 2.85%, और फोर्थ ऑप्शन है 3.15 से 4.25%। तो जो दुग्धशाला के बर्तन होते हैं, बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए हम जो सोडे के घोल का प्रतिशत रखते हैं वो हम रखते हैं 0.5 से 1.8%। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। पास्तुरीकृत दूध को किस ताप तक ठंडा किया जाता है? तो जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है हमें बताना है कि वो कितने टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 15.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फोर्थ ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। भूपपड़ी में ऑक्सीजन व सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 60%, 60%, सेकेंड ऑप्शन है 80%, थर्ड ऑप्शन है 75%, और फोर्थ ऑप्शन है 50%। तो जो भूपपड़ी होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है और जो सिलिकॉन तत्व होते हैं उनका जो वो है 75 या फिर 75% तक पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। भौतिक अपक्षय में चट्टानों तथा खनिजों में परिवर्तन होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आकार व रूप में, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक संगठन में, थर्ड ऑप्शन है आकार रूप व रासायनिक संगठन में, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भौतिक अपक्षय होता है चट्टानों का तथा खनिजों का, तो उनमें क्या चेंज होता है? फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो होगा आकार में और रूप के अंदर। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है सिल्ट कणों का आकार होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.2 से 2.0 mm, सेकेंड ऑप्शन है 0.2 से 0.02 mm, थर्ड ऑप्शन है 0.002 से 0.02 mm, और फोर्थ ऑप्शन है 0.02 mm से कम। तो जो सिल्ट कण होते हैं उनका आकार होता है 0.002 से 0.02 mm। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। आर्द्रताग्राही गुणांक और क्षेत्रधारिता के मध्य उपस्थित जल को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केशिका जल, सेकेंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण जल, थर्ड ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जल, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशिका जल, या फिर जो कैपिलरी वाटर है वो हम इसे कहते हैं, और यही जल है जो प्लांट्स है उनको अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 2:1 टाइप खनिज समूह में आता है। तो इसके ऑप्शन है वर्मिकुलाइट, सेकेंड ऑप्शन है हेलोसाइट, थर्ड ऑप्शन है डिकाइट, और फोर्थ ऑप्शन है इलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्मिकुलाइट। जो वर्मिकुलाइट है वो 2:1 टाइप वाले खनिज में या फिर मिनरल समूह में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। धनायन विनिमय क्षमता की SI इकाई क्या है? तो जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है फिर धनायन विनिमय क्षमता होती है उसकी SI यूनिट हमें बतानी है। तो इसमें कुछ जो यूनिट्स हैं वो गिवन है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। लवणीय क्षारीय मृदा की विशेषता है। तो जो लवणीय क्षारीय मृदा है उनके बारे में जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो दी गई है, उनका जो pH दिया गया है और उनमें ESP दी गई है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर। तो जो लवणीय क्षारीय मृदा होती है उनकी जो EC होती है 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है। ठीक है, उनका pH कम होता है 8.5 से, और उनकी जो ESP है वो 15 से ज़्यादा होती है, मतलब 15 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। किसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कम वर्षा,
सेकेंड ऑप्शन है लहरदार धारा, थर्ड ऑप्शन है अम्लीय पैतृक पदार्थ और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो मृदा के अम्लीय होने का मेन रीज़न होता है वो होता है अम्लीय पैतृक पदार्थ, या फिर जो एसिडिक अगर पेरेंट मटेरियल होता है तो आगे जो सोइल फॉर्म होती है या फिर बनती है वो भी एसिडिक नेचर की ही होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। पीत मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, तो इसके ऑप्शन है 10 से 75%, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 95%, थर्ड ऑप्शन है 15 से 80% और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 95% तक जो पीत मृदाएं होती हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में काली मृदा किस मृदा ऑर्डर में वर्गीकृत की जाती है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पोडोसोल, सेकेंड ऑप्शन है वर्टिसोल, थर्ड ऑप्शन है हिस्टोसोल और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है सबसे अधिक काली मृदाएं कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा काली मृदाएं पाई जाती हैं, और जो काली मृदा है उसे हम रोगर के नाम से भी जानते हैं, और वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। नील हरित एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है माइकोराइजा, थर्ड ऑप्शन है नील हरित शैवाल और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो नील हरित एल्गी होती है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये धान की जो फसल है उसमें यूज़ की जाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। अपर्दन अवरोधक फसल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपर्दन होता क्या है। मृदा के कणों का जल या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रोसेस को हम अपर्दन बोलते हैं। ये मेनली दो तरीके का होता है, जल अपर्दन और वायु अपर्दन। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो अपर्दन को या फिर एरोजन को परमिट करती है या फिर अवरोध पैदा करती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है घास, सेकेंड ऑप्शन है दलहनी फसलें, थर्ड ऑप्शन है अनाज वाली फसलें, फोर्थ ऑप्शन है एक व दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक व दो दोनों। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। जल मग्नता के कारण निम्न में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय मृदा का पीएच कम होता है, सेकेंड ऑप्शन है अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय मृदा का पीएच बढ़ता है और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो जल मग्नता होती है उसके कारण जो अम्लीय मृदा है उसका पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। धान के पौधे अपने संपूर्ण जीवन में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करने का रूप है, तो हमें बताना है कि धान का पौधा है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो इसके ऑप्शन है NO3-, सेकेंड ऑप्शन है NH4+ और NO3-, थर्ड ऑप्शन है NH4+ मतलब अमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो धान के पौधे होते हैं वो संपूर्ण जीवन काल में नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों में ऊर्जा रूपांतरण में कौन सा तत्व भाग लेता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट है जो पार्ट लेता है? तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। धान में नाइट्रोजन का ह्रास अमोनियम उर्वरक किस स्थान पर प्रयोग करके कम किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकृत क्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है अपचयित क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो अगर हम धान में जो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन है वो अपचयित क्षेत्र मतलब जो रिड्यूस जोन है उसके अंदर करते हैं, तो जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसे हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आप हमें इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं तो आप उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।